नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म रैंकर्स एडुकेट पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, किसी को किसी भी प्रकार की दुख दर्द पीड़ा परेशानी नहीं होगी। क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो सीयूटी के रैंकर्स स्टूडेंट्स हैं, जो चाहते हैं कि 2025 में किसी ना किसी ड्रीम यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन हो जाए, तो उनके लिए आपको क्या करना होगा? आपको बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी करनी होगी। कैसे तैयारी करेंगे? कुछ पढ़ करके, कुछ समझ करके और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके उसके पैटर्न को समझते हुए हम लोग क्या करते हैं? अपनी तैयारी को बेहतर बनाते हैं। सिर्फ पढ़ना ही नहीं, किताब से उठा करके पढ़ लेना, ये क्या आपकी शिक्षा हो गई? किताब से उठा करके पढ़ना एक सही बात है, लेकिन एक प्रॉपर गाइडेंस के रूप में अगर आप किसी से लेते हैं और उसको शिक्षा को ग्रहण करते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, तो वो एक अलग बात होती है। उससे आपको एक प्रॉपर गाइडलाइंस मिलती है। ठीक है, तो उसी के क्रम में जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि पिछले जो आपके लेक्चर में मैंने आपको बताया था 2024 का जो आपका सीयूटी का एग्जाम हुआ था, हिंदी का पेपर हुआ था, उसका एनालिसिस आपको एक एक क्वेश्चन का आपको करके दिखाया था। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम आपको 2023 का, ठीक है, लैंग्वेज हिंदी का 2023 का पेपर का पूरा एनालिसिस करके आपको दिखाएंगे, सॉल्यूशन करते हुए चलेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे पहले क्वेश्चन से लेकर के आखिरी क्वेश्चन तक आप हमें यहाँ पर कुछ देखने वाले हैं। तो क्या देखने वाले हैं? हम लोग देखने वाले हैं 2025 यहाँ पर 23 का प्रश्न पत्र। तो यहाँ पर जो पहला आपका सवाल यहाँ से पूछा गया था, आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपका गद्यांश से आपका पहला प्रश्न आया था। तो ये गद्यांश गद्य खंड एक दिया गया था। गद्य खंड को एक बार इसमें क्या करना है? आपको ये पूरा पढ़ लेना है। ठीक है, जैसे दिया गया है, नवंबर 2021 में रिजर्व बैंक ने वर्किंग ग्रुप ने, ठीक है, डिजिटल लैंडिंग ऐप, लोन ऐप जिसको कहते हैं, ठीक है, पर अपनी एक रिपोर्ट जारी की थी। इसमें बताया गया कि 2017 से लेकर के 2020 के दौरान डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए कर्ज लेन देन की रकम में 12 गुना का क्या हुआ है? उछाल हुआ है। मतलब 12 गुना ज्यादा अब जो है देखने को मिला है डिजिटल लोन। इसके बाद 2017 में यह आंकड़ा 11,671 करोड़ रुपए का था। ठीक है, 2017 में 11,671 करोड़ का रुपए जो लोन लिया गया था वो डिजिटल माध्यम से लिया गया था। इसके बाद आपका 2020 में आगे आते आते क्या हो गया? 1,41,821 करोड़ का देखा गया। कितना बड़ा अंतर देखा गया है। ठीक है, इसके बाद जनवरी और फरवरी 2021 के बीच 81 ऐप स्टोर में जांच में पाया गया कि उस समय भारत में 1100 से ज्यादा डिजिटल लोन ऐप मौजूद थे। इसमें से आरबीआई ने अपनी जांच की करीब 600 ऐप को गैर कानूनी माना है। 600 ऐप को गैर कानूनी माना। ये कानूनी जो है सिद्ध नहीं थे और सही नहीं थे, और तब इसके बाद भी क्या करते थे? लोन प्रोवाइड करते थे। ठीक है, जिन्हें बाद में गूगल प्ले स्टोर से हटा ही दिया गया। ठीक है, रिजर्व बैंक की इसी रिपोर्ट के मुताबिक 2020 से लेकर के मार्च 2021 के बीच में देश भर में ऑनलाइन लोन ऐप की धोखाधड़ी को लेकर के 2,562 एफआईआर दर्ज हुई थी। इसके बाद हालांकि ऑनलाइन लोन ऐप के पीड़ितों की मदद में लगे गैर सरकारी संगठन से, ठीक है, क्या बताया गया? यहाँ पे संगठन से जो है संगठन सेव देम इंडिया फाउंडेशन के मुताबिक पीड़ितों की संख्या इसमें से कई गुना बढ़ी है। ठीक है, और इस संगठन को क्या किया गया? 1 जनवरी 2022 से 15 अगस्त 2022 के बीच में इस तरह की 47,195 शिकायतें मिल चुकी थी। कितनी? 47,195। ठीक है, इसके बाद मोबाइल ऐप के छोटे छोटे लोन लेने के वाले लोग जो है अक्सर गरीब गुरबे होते हैं और वे अपने साथ ही धोखाधड़ी की रिपोर्ट लिखवाने से भी कतराते हैं। ठीक है, वो रिपोर्ट लिखवा भी नहीं सकते हैं, उनको डर लगता है। ठीक है, क्या करते हैं? वो डर लगता है उनको, जिससे पीड़ितों की वास्तविक संख्या का पता नहीं लग पाता। ठीक है, ये एक गद्य खंड दिया है, एक रिपोर्ट यहाँ पर दिया गया है जो कि आपका पूछा गया है। अब आपको यहाँ से जवाब देना होगा। ठीक है, कि गद्यांश के अनुसार आरबीआई ने कितने ऐपों को गैर कानूनी बताया? तो यहाँ पर जो सबसे पहला बताया था, कितने? 600, करीब 600 ऐप को यहाँ पर क्या बताया था? गैर कानूनी बताया गया था। चलिए, तो एक बार जल्दी से यहाँ पे टैप कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2,
डिजिटल लर्निंग ऐप लोन ऐप 2021 में किस संख्या ने रिपोर्ट जारी की थी? किसने किया था 2021 में? भैया रिजर्व बैंक के बुकिंग ग्रुप वर्किंग ग्रुप ने किया था, या सेव ड्रीम ऑफ इंडिया फाउंडेशन ने, या फिर भारतीय नियामक बोर्ड ने, और राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो। तो भैया आप एलिमिनेशन मेथड में आपको बता रहा था कि भैया आपको कैसे करना है। इन दोनों बिंदुओं की तो पूरे गद्य खंड में कहीं चर्चा की ही नहीं गई है, तो ये दोनों तो अपने आप ही गलत हो जाएंगे। आपको चयन करना है पहले और दूसरे में से, पहले और दूसरे में से। तो बात सबसे पहले किसकी की गई थी? 2021 में जब बात यहां पर पूछा गया है, तो 2021 में एक बार देखिए जरा किसने किया था। 2021 में आप यहां पर देखेंगे किसने किया था। 2021 में रिजर्व बैंक के वर्किंग ग्रुप ने। किसने किया था? वर्किंग ग्रुप ने। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने क्या देखा कि भैया करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब गद्यांश के अनुसार लोन ऐप से लोन लेने वाले लोग होते हैं, कैसे होते हैं? आपको बताया अमीर होते हैं, गरीब होते हैं, या फिर मध्यवर्गीय या निम्न मध्यवर्गीय। कैसे होते हैं? तो बताया गया था कि गरीब गुरबे होते हैं जो अपनी FIR कराने में भी कतराते हैं। ठीक है, तो आप जब इतना याद है तो ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट करते हुए हम लोग अगले खंड पर चल जाएंगे। ठीक है, ये हो गए हमारे 3 प्रश्न। ठीक है, ये हमारे 3 प्रश्न हल हो गए हैं। अब हम लोग अगले चरण पर चलने वाले हैं। अगला चरण क्या आ रहा है? हमारे 2 प्रश्न अभी और बचे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे क्या पूछा गया है। 2017 से लेकर 2022 के दौरान डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए कर्ज के लिए कितना लेनदेन में कितना ज्यादा उछाल देखने को मिला था? कितना यहाँ पर उछाल देखने को मिला था? तो आप एक बार यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, कहां आपको जहां दिखा गया था कि कितना आपको उछाल देखने को मिला है, 12 गुना ज्यादा उछाल देखने को मिला है। ठीक है, जितने भी प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे वो सारे के सारे इसमें मेंशन होंगे। इससे अतिरिक्त कोई प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाता। तो इससे बेहतर, इससे सरल सवाल हमें नहीं लगता है कि आपसे कुछ पूछा गया है। अगला भी आपसे वही पूछा गया, तो 5 और 5 10 प्रश्न आपसे सीधे इसी आधार पर पूछ लिए गए। अगर आप इसमें भी कुछ गलतियां करते हैं तो बहुत शर्म की बात है। आप बताइए, क्या इसमें किसी प्रकार की आपको कठिनाई होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको एक प्रकार से नकल करनी है। नकल करना अगर आपको नहीं आता है तो इससे बेकार बात कुछ नहीं हो सकती। ठीक है, कोई बात नहीं है, प्रैक्टिस करिए, बहुत प्रैक्टिस करिए। ठीक है, मन से प्रैक्टिस करिए। यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 गुना ज्यादा उछाल देखने को मिला है। 5वां क्या होगा? प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक चुनेंगे। क्या होगा? प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त यहाँ पर शीर्षक क्या होगा? ऑनलाइन फ्रॉड हो जाएगा। आपको यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ डिजिटल लर्निंग ऐप हो जाएगा, या फिर मोबाइल लोन ऐप और धोखाधड़ी हो जाएगा। इसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक और डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो इसके लिए जो सबसे सुटेबल बैठता है, किसकी बात की जा रही है? सबसे ज्यादा अगर चारों ऑप्शन में हमें सुटेबल लग रहा है तो मोबाइल लोन ऐप और धोखाधड़ी, यही बता गया है। वही आपने जो देखा था, आपने जो यहां पर देखा है कि क्या हो जाएगा, यहां मोबाइल लोन ऐप के बारे में ही चर्चा की जा रही थी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए बात को किस प्रकार से होगा? ये आपको अपने मन से सही चयन करना होगा। ठीक है, आपको समझ में आ जाता है किस में बात की गई। पूरे गद्य खंड में क्या बात की गई? लोन की धोखाधड़ी के बारे में, किसके माध्यम से जो 600 से ज्यादा ऐप यहाँ पर बंद किए गए हैं प्ले स्टोर से, जिनको हटाया गया है। तो क्या हो जाएगा? मोबाइल लोन ऐप और धोखाधड़ी, इनका मूल से यहाँ पर शीर्षक हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक देखेंगे। तो वहां भी एक गद्य खंड दिया गया। लीजिए, 2 गद्य खंड आपको यहाँ पर दिए गए हैं। अब इसको जरा पढ़िए। इसको यहाँ पर इसमें क्या लिखा गया है? प्रायः सुनने में आता है कि कविता का उद्देश्य मनोरंजन है, पर जैसा कि हम पहले कह आए हैं कि कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उसके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन करना है। क्या है? मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन करना है। इतने गंभीर उद्देश्य के स्थान पर केवल मनोरंजन का हल्का उद्देश्य सामने रखकर जो कविता का पाठन या पठन किया जाता है, पठन या विचार करते हैं, वे रास्ते ही में क्या हो जाते हैं? रास्ते ही में रह जाते हैं। रह जाने वाले जो पथिक हैं, पथिक के समान है भैया। उनकी पूरी जो मंजिल है वो नहीं पहुंच पाते हैं, वो रास्ते में ही रहते हैं, क्योंकि हम उसको उस स्तर से देखते नहीं है। हमने एक काव्यखंड को किस प्रकार से देखना चालू कर दिया? एक मनोरंजन के रूप में लेना चालू कर दिया, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब हम लोग अगर बात यहां पर करेंगे किसके बारे में, हम लोग अगर आगे वाली लाइन के बारे में बात करेंगे, लिखा गया है कविता पढ़ते समय मनोरंजन अवश्य होता है, पर इसके उपरांत कुछ और भी होता है। क्या होता है? कुछ और
और वही और सब कुछ है। ठीक है भैया, यहां पर इसके उपरांत कुछ और भी होता है और वही और सब कुछ है, मतलब जो मुख्य है वो और है, जो अलग से स्पेशल जोड़ा गया है। ठीक है, अतिरिक्त है। और मनोरंजन वह शक्ति है जिससे कविता का अपना प्रभाव जमाने में क्या होता है, जमाने के लिए क्या होती है, मनुष्य की चित्रवृत्ति पे स्थिर जो है को स्थिर किए रहती है। ठीक है, एक मनोरंजन के माध्यम से उसका इंटरेस्ट बना रहता है, अगर किया उसका जो है एक भाव रहता है उसको पढ़ने का। ठीक है, अपनी लगन के साथ वो उसको पढ़ लेता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे किसके लिए भैया, इधर उधर जाने नहीं देती। ठीक है, इसके बाद नहीं देती है, अच्छी से अच्छी बात को भी कभी कभी जो केवल कान से सुन भर लेते हैं उनकी ओर उनका मनोयोग नहीं होता, केवल यह कहकर कि परोपकार करो, दूसरों पर दया करो, चोरी करना महापाप है। हमें यह आशा कदापि ना करनी चाहिए कि किसी कोई जो है अपकारी या उपकारी, कोई क्रूर, क्रूर क्या होता है, कोई निर्दयी व्यक्ति होता है उसको क्रूर कहते हैं। ठीक है, और क्रूर यहां पर बताया गया है दयावान या कोई चोर साधु हो जाए, क्योंकि ठीक है हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है, वो किसी को पढ़ करके ऐसा नहीं हो सकता है जब तक वो अपने मन में इस बात को ठानेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि ऐसे वाक्यों के अर्थ की पहुंच हृदय तक होती ही नहीं है। ठीक है, यह ऊपर ही ऊपर रह जाता है, ऊपर से खत्म हो जाता है। ठीक है, एक पोछे के समान होता है। एक पोछे के समान कैसे होता है, आप किसी चीज पे पोछा लगा दिए, आपने पंखा चालू कर दिया, फैन ऑन कर दिया, तो क्या हो जाएगा, कुछ देर बाद जमीन सूख जाएगी, कुछ देर तक उसमें नमी रहेगी, इसके बाद वो नमी भी खत्म हो जाएगी। इसी प्रकार ये भाव होते हैं कि कुछ समय आपके मन में रहते हैं, ये ऊपरी स्तर तक रहते हैं, इसके बाद जहां आप उस महफिल से उठकर किसी दूसरी महफिल में गए वो भाव संपूर्ण रूप से खत्म हो जाते हैं। बात को स्पष्टता समझ गए होंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसे वाक्यों का कोई अर्थ नहीं होता है। अब कहा गया है ऐसे वाक्यों द्वारा सूचित व्यापारी, यहाँ पर व्यापारों का मानव जीवन के बीच कोई यहाँ पर क्या है, मार्मिक चित्र, कोई मार्मिक चित्र क्या है, मार्मिक चित्र सामने ना पाकर हृदय उनकी अनुभूति की ओर प्रवृत्त ही होता नहीं है, प्रवृत्ति ही नहीं होता है। ये हमने एक काव्य खंड फिर से पढ़ लिया। अब हम इसके जो है अगले प्रश्न के बारे में देखेंगे, क्या क्या इससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, चलिए हम लोग जरा देखेंगे इससे संबंधित क्या है आपसे पूछा गया है। हाँ, और भी आपके लिए लिखा गया है कि पर कविता अपने मनोरंजन शक्ति के द्वारा पढ़ने या सुनने वाले के जो है का विश्वास जो है वो जमाए रहती है। ठीक है, जीवन पट पर उक्त कर्मों की सुंदरता और विरूपता उनके जो है अंकित करके हृदय के मर्म स्थलों का स्पर्श करती है। ठीक है, एक जो कविता पढ़ते हैं जो दुखित व्यक्ति होते हैं उनको थोड़ा सा आनंद प्रदान करती है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, मनुष्य के कुछ कर्मों में जिस प्रकार दिव्य सौंदर्य और क्या होता है, माधुर्य होता है, उसी प्रकार कुछ कर्मों में यहाँ पर भीषण कुरूपता होती है, यहाँ पर भद्दापन होता है। ठीक है, इसी सौंदर्य व कुरूपता का प्रभाव मनुष्य के हृदय पर पड़ता है और सौंदर्य व कुरूपता का सम्यक प्रत्यक्षीकरण कविता ही कर सकती है। क्या करती है यहाँ पर, प्रत्यक्षीकरण। या अपने आप के अपने गुणों को, अपने भावों को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सामने सामने देख सकते हैं कि आपके साथ भी ऐसा हो रहा होगा। ठीक है, हम लोग इसके प्रश्नों का जवाब देंगे। ठीक है, छठा प्रश्न क्या है, छठा प्रश्न है कविता पढ़कर मनुष्य को क्या मिलता है। कविता पढ़कर यहाँ पर मिलता है जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण मिलता है, या फिर मनोरंजन मिलता है, हृदय का सामंजस्य स्थापन मिलता है, चित्तवृत्तियों की स्थिरता, यहाँ पर उपरोक्त शब्द क्या मिलता है। जरा देखिए कि भैया आपको मिलता क्या है, एक आपको एक विकल्प का चयन करना है, मनोरंजन, यहाँ पर जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण। आपने पीछे क्या पढ़ा, आपने पीछे यहाँ पर क्या पढ़ा कि मनुष्य को यहाँ पर क्या मिलता है, लिखा गया है क्या होता है यहाँ पर, मार्मिक कविता से अंतिम लक्ष्य जगत का क्या होता है, मार्मिक पक्षियों का प्रत्यक्षीकरण होता है। ठीक है, उसके साथ मनुष्य का हृदय सामंजस्य स्थापन है। भैया आपसे यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ क्या क्या है, चित्तवृत्तियों की स्थिरता है,
हृदय का सामंजस्य स्थापन ये भी है, मनोरंजन भी है, जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ जो ऑप्शन होगा वो आपका ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्योंकि भैया कविता पढ़ने से आपको ये सारी चीजें मिलती हैं, ठीक है, चित्रवृत्तियों की स्थिरता भी मिलती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ई जो है, ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस पर हम लोग टैप कर देंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा, ठीक है, मनोरंजन और प्रत्यक्षीकरण, कविता का उद्देश्य और सौंदर्य। क्या होगा भैया, इसका क्या हुआ, कविता पर पूरा खंड लिखा गया है, तो क्या हो जाएगा, कविता का उद्देश्य। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम लोग अगले भाग पर चलेंगे। चौथा, यहाँ पर 8वां नंबर प्रश्न पूछा गया है, सौंदर्य या कुरूपता का सम्यक प्रत्यक्षीकरण जो है किससे होता है, आप बताइए। लिखा भी यहाँ पर लिखा गया था, सौंदर्य और कुरूपता का सम्यक प्रत्यक्षीकरण किससे होता है, आप बताइए। कविता ही यहाँ पर सौंदर्य और कुरूपता का सम्यक प्रत्यक्षीकरण कर सकती है। अंतिम प्रश्न से, अंतिम लाइन से आपसे प्रश्न पूछ लिया गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, परोपकार से, कविता से, नाटक से, कहानी से, तो कविता से होगा, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। इसको टेक करते हुए आगे चल देंगे, ठीक है। आगे चलने के बाद हमें देखते हैं कि 9वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, और 9वें नंबर प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है, जरा ये भी देखिए। कविता मनुष्य की चित्तवृत्तियों को क्या करती है, चित्तवृत्तियों को क्या करती है, गतिशील करती है, मनोरंजन करती है, चंचल करती है, सारे ऑप्शन गलत, सारे ऑप्शन गलत, क्या करती है, स्थिर करती है, ठीक है, एकाग्र करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम लोग अगर समझते हुए किसी चीज को एकाग्र होकर, अगर हम आपसे बार बार कहते हैं कि जब भी आप परीक्षा देने जाएं, कोई भी परीक्षा हो, तो आप दुनिया की बाहर की सारी चीजों को हटा करके आप सिर्फ एक जगह ध्यान अगर केंद्रित करेंगे, किस तरफ, सिर्फ आप अपनी परीक्षा की तरफ, ठीक है। और किसी भी प्रकार का अगर दिमाग में वजन नहीं देंगे, तो मुझे लगता है कि बाकी अगर दृष्टि से देखा जाए, तो पहले दृष्टि से आपका जो आप निश्चित होकर अपनी परीक्षा एकाग्र होकर देंगे, वो आपका ज्यादा बेहतर जाएगा, ठीक है। तो मेरे इस कहे को आप जो है सजेशन के रूप में अगर भाई समझ के जो है लेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि आपको क्या फर्क पड़ा है इससे, ठीक है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 10 पे बात करेंगे कि गद्यांश के अनुसार कविता का मुख्य उद्देश्य क्या है। यहाँ पर मुख्य उद्देश्य पूछा गया है, तो क्या मनोरंजन है, नहीं है, या और इसके बाद क्या है, यहाँ पर परोपकार करना है, नहीं है, दूसरों पर दया करना ये भी नहीं है। उसने साफ साफ कहा है जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण, तो ऑप्शन नंबर सी तो यहाँ पर सीधा सीधा ही सही हो जाएगा, ठीक है। 10 प्रश्न हमने बिना देखे, बिना कुछ समझे, बिना कुछ याद किए, इसके लिए हमें किसी की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी, सिर्फ आपने दिमाग की जरूरत पड़ी, ठीक है। अब इसका भी आवश्यक यहाँ पर क्या है, अगला खंड भी देखिए। यहाँ पर अगला खंड भी आपसे 10 से लेकर के 15 प्रश्नों तक क्या पूछा गया है, वही आपसे पद्य खंड अब पूछा जाएगा। अभी तक गद्य खंड पूछा जा रहा था, अब आपसे पद्य खंड पूछा गया है। तो जरा देखेंगे आप क्या बताया गया है। लिखा हुआ है, जाती हुई धूप संध्या की सेक रही है माँ, अपना यहाँ पर अप्रासंगिक होना दिख रही है माँ, ठीक है। इसके बाद भरा हुआ घर है, नाती पोतों से, बच्चों से, आने वाला क्या है, अनबोला बहुओं को, बहुओं का। अच्छा भैया यहाँ पे थोड़ा सा क्या हुआ है, थोड़ा सा प्रिंटिंग में आई है कि अनबोला बहुओं का बोले बंद खिड़कियों से, इधर उधर उड़ती सी नजरें फेंक रही है माँ, ठीक है, इधर उधर उड़ती सी नजरें फेंक रही है माँ। इसके अलावा भी कुछ आपसे पूछा गया होगा और भी लिखा गया होगा। लिखा है यहाँ पर फूली सरसों नहीं रही अब खेतों के मन में, ठीक है, खेतों में मन के, और पिता नहीं है अब नस नस, क्या कंगन सीखन के, ठीक है, क्या कंगन सीखन के, और रास्ता थकी हुई है यादों का छेक रही है माँ। क्या है, रास्ता थकी हुई है यादों का छेक रही है माँ। भैया लिखा हुआ है क्या है, कविता का उचित शीर्षक क्या होगा, किस पे लिखा गया है, क्या भरा हुआ घर होगा, धूप होगा, याद होगा, नहीं होगा यार। यहाँ पर जो अंतिम लिखेंगे किस पे, माँ के ऊपर लिखा गया है। एक प्रकार से किसके ऊपर लिखा गया है, जरा देखिए, गौर करिए, एक बार गौर करिए, किसके ऊपर लिखा गया है, देख रही है माँ, यहाँ पर फेंक रही है माँ। भैया ये किसके ऊपर लिखा गया है, ये माँ के ऊपर लिखा गया है, ठीक है। चलिए
माँ के ऊपर लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। माँ क्या देख रही है, माँ क्या देख रही है भैया, माँ देख रही है धूप देख रही है, नाते पोते नाती पोते देख रही है, अप्रासंगिक होना देख रही है, या फिर बहुएं देख रही है। जरा देखिए माँ क्या देख रही है, माँ क्या देख रही है, माँ देख रही है अपना अप्रासंगिक होना देख रही है। क्या देख रही है, अप्रासंगिक होना देख रही है। भैया अप्रासंगिक, यहाँ पर प्रासंगिक का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो मतलब होता है वो होता है वृद्धावस्था की तरफ बढ़ना, मतलब बुढ़ापे की ओर अग्रसर होना, बुढ़ापे की ओर अग्रसर होना। हम लोग ऑप्शन नंबर सी को लगातार सही करते चले आ रहे हैं, ठीक है। अप्रासंगिक होना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फूली सरसों नहीं रही से अभिप्राय क्या है भैया, फूली सरसों से क्या वृद्धावस्था की कठिनाई है, क्या उमंग का भाव है, क्या मन का उल्लास से भरना है, या मन में उल्लास का समाप्त होना है। फूली सरसों का मतलब है मन का उल्लास से भरना। वृद्धावस्था से कठिनाई यहाँ पर किसी प्रकार से नहीं होगा। उमंग का भाव होगा, नहीं होगा, ठीक है। मन का जो है उल्लास से भरना, मन का जो है हृदय में प्रसन्नता होना, खुशी होना, तो वो हमारे यहाँ पर क्या हो गई है, खत्म हो गई है। तो फूली सरसों का मतलब मन का उल्लास से भरना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फूली सरसों नहीं रही, फूली सरसों नहीं रही पूछा गया है, ठीक है। क्या पूछा गया भैया, फूली सरसों नहीं रही पूछा गया है, तो मन का उल्लास समाप्त हो जाना होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। समाप्त हो जाना, क्योंकि नहीं रही पूछा गया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। अगला आपसे कौन सा प्रश्न पूछा गया है, जरा देखिए। अगला आपसे पूछा गया है 14 पूछा गया है, रास्ता थकी हुई यादों का से अभिप्राय क्या है। रास्ता थकी हुई यादों का, ठीक है। रास्ता किसका है, यादों का थका हुआ। भैया स्मृतियों का घिर जाना, यादों को भुलाना, और भैया क्या है, याद को रास्ते पर रखना या फिर याद करना। तो भैया यहाँ पर क्या होगा, याद को रास्ते पर रखना गलत हो जाएगा। स्मृतियों का घिर जाना, रास्ता थकी हुई यादों का, ठीक है। क्या है, रास्ता किसका है, थकी हुई यादों का है, तो यादों का भुलाना नहीं होगा, यादों को भुलाना नहीं होगा, ठीक है। ये भी गलत हो जाएगा। स्मृतियों का घिर जाना, ठीक है। क्या है, स्मृतियों का घिर जाना और याद करना, इन दोनों में से कोई एक सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, अब इसी में आप क्या करेंगे, थोड़ा सा चकरा जाएंगे। और किसको सही करेंगे बताइए जरा, क्या याद करना को सही करेंगे। रास्ता किसका है, थकी हुई यादों का, तो याद करना क्या हो जाएगा, याद करना। और स्मृतियों का घिर जाना, स्मृतियों का घिर जाना, तो याद करना जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी नंबर जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। और अब हम लोग बात करने वाले हैं 15वें नंबर प्रश्न पे, ठीक है। कविता का मूल भाव क्या है, कविता का मूल भाव है माँ की जो स्मृतियां हैं, कविता की स्मृतियां हैं, माँ का जीवन के ढलान, माँ का जीवन के ढलान पर जीवन यापन करना, या वृद्ध माँ की स्मृतियों का में खुद को खोना, ठीक है। क्या हो जाएगा, खुद को खोना नहीं, माँ के जीवन के ढलान पर जीवन यापन करना, या माँ की स्मृतियां। तो भैया माँ की स्मृतियां हैं ये, ठीक है। क्या है, इस माँ की स्मृतियां हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमने 15 क्वेश्चंस को बिना किसी व्याकरण के प्रयोग के, बिना कुछ पढ़े यहाँ पर सॉल्यूशन कर दिया है। अब हम लोग बात करेंगे 16वें नंबर प्रश्न के बारे में, ठीक है। 16वां नंबर क्या प्रश्न आपसे पूछा गया है, कारक और विभक्ति से संबंधित मिलान पूछा गया है, जो कि 2024 में भी पूछा गया था। जरा देखेंगे इसको और सही करेंगे। संबंध यहाँ पर पूछा गया, अपादान पूछा गया, कर्म पूछा गया है, और अधिकरण पूछा गया। तो इसके लिए क्या होता है, कर्ता ने कर्म को, अब कर्म को कह दिया तो यहाँ पर तीसरे को जब ये कहा दिया यहाँ पर आ गया, तो पहले तीसरे का जो है तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। और संबंध क्या होता है, काकी के रारी रे हो गया, तो पहले का चौथा हो जाएगा, ठीक है। अपादान और अधिकरण क्या होता है, मैं पेपर होता है। इसके बाद ये क्या हुआ, तो ये तो आपका अपादान से अलग होने के संबंध में याद होगा, पहले का चौथा, दूसरे का पहला। जरा देखेंगे, पहले का चौथा और दूसरे का पहला। अब इन दोनों में देखिए, ये तो गलत हो ही गया, ये भी गलत हो, ये आपका इन तीनों में से अभी बचा हुआ है, ठीक है। तो पहले का चौथा हो गया, और दूसरे का पहला जब देखेंगे तो आपको सिर्फ ये और ये नजर आएंगे, दूसरा और तीसरा। तो इसके बाद तीसरा देखेंगे, तीसरे का तीसरा किसमें है, तीसरे का तीसरा बी में है। तो बी नंबर जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। किस प्रकार से, आपको ये विभक्ति और कारक याद करना होगा, तब जाकर के आप ये इस क्वेश्चन का क्या कर पाएंगे, आंसर कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, अगला यहाँ पर पूछा गया है। अगला क्या पूछा गया है, जरा देखिए।
पूछा गया है 17वां प्रश्न क्या है, देखिए 17वां प्रश्न पूछा गया है, ईश्वर में आस्था ना रखने वाला व्यक्ति जो होता है उसको क्या कहा जाता है? बताइए जरा, ईश्वर में जो आस्था नहीं रखता है क्या उसको आस्तिक कहते हैं? गलत बात है। अजर कहते हैं? गलत बात है। भक्त कहते हैं? नहीं। ईश्वर में जो आस्था नहीं रखेगा उसको भक्त कहेंगे? नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे नास्तिक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 मिनट का भी देरी नहीं करनी, 1 सेकंड का भी समय नहीं देना और टिक लगाते हुए अगले प्रश्न पर। 18वां नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन से रचनाकार किसके समकालीन है? प्रेमचंद के समकालीन है। तो यहां पर आपको किसका इतिहास पढ़ना होगा? इसका भैया आपको व्याकरण का इतिहास पढ़ना होगा, थोड़ा सा क्या है लेखकों के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। तो जब आप ये पढ़ते हैं तब आपको पता चलता है ये जो है वो किस खंड के हैं, किस काव्य खंड में, किस समय में ये जो है अपनी रचनाओं को करते थे, ठीक है। आधुनिक यहाँ पर क्या होगा, तो इस बात को देखिए क्या यहाँ पर ये सही हो जाएगा। तो जयशंकर प्रसाद इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी आप इसको जरूर पढ़िएगा, आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं इससे, लेखक से, रचनाओं से, है ना। आपका 2024 में भी पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है जयशंकर प्रसाद जो है वो मुंशी प्रेमचंद के समकालीन रचनाकारों में से माने जाते हैं। उसके बाद जो है ये तीनों लोग, ठीक है, यशपाल है, किशोरीलाल गोस्वामी है, फरीदानाथ रेणु है, ये तीनों लोग एक ही काल के हैं, ठीक है। लेकिन इनके बाद वाले काल के हैं मुंशी प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद के बाद वाले काल में, ठीक है। यहां पर करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, अकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? बताएंगे। अकर्मक क्रिया बहुत अच्छे से पढ़ाया है मैंने, ठीक है। अकर्मक क्रिया क्या है? राम ने खाना खाया, राम हंस रहा है, राम ने रावण को मारा, राम पत्थर तोड़ रहा है। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताइए? यहां पर हो जाएगा राम ने खाना खाया, तो यहां पर खाना खाया, क्या खाया? खाना, तो कर्म आ गया, कर्म आ गया तो अकर्मक नहीं होगा, सकर्मक हो जाएगा। राम हंस रहा है, राम हंस रहा है, ये हंसना मैंने आपको उदाहरण में बताया था, हंसना, रोना, खाना, दौड़ना, चलना, तैरना, क्या हो जाएगा? ऐसे शब्द होते हैं जहां पर क्या लगाने से हम प्रश्न करते हैं और हमें उत्तर नहीं मिलता है। राम क्या कर रहा है? हंस रहा है, लेकिन हंस क्या रहा है? राम क्या हंस रहा है? राम दांत हंस रहा है, राम मुंह हंस रहा है, क्या हंस रहा है? राम, यहाँ कर्म अनुपस्थित है, कर्म अनुपस्थित जहां पर हो जाए वहां अकर्मक क्रिया, और बी नंबर ऑप्शन को सही करते हुए आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 आपसे, क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा गया है, कठपुतली होना मुहावरे का अर्थ क्या है? कलाओं में निपुण होना? नहीं, कलाओं में निपुण होना नहीं होता है, दूसरों के इशारे पर चलना। जी हाँ, यहाँ पर जो हो जाएगा कठपुतली होने मुहावरे का अर्थ होता है दूसरों के इशारों पर चलना। कठपुतली होती है, आपने देखा होगा, आप जो है पहले जो है पुराने समय में लोग आते थे अपने कुछ स्टैचू के आकार में कुछ लेकर के आते थे, पुतलों को लेकर के आते थे, तो उनको जो है नृत्य कराते थे अपने किसी माध्यम से। वो माध्यम मैंने नहीं देखा है, लेकिन हाँ ऐसा मैंने सुना है। तो कठपुतली का होना मतलब अपने इशारों पर दूसरों को चलाना, दूसरों के इशारे पर चलना, ठीक है। कठपुतली को कोई और उनको चलाता था, ठीक है। नृत्य में पारंगत होना गलत बात है, दूसरों से क्रोधित होना ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। क्रोध कहाँ से आ गया कठपुतली होने में, ठीक है भैया। चरण कमल, यहाँ पर अगला क्वेश्चन 21 पे चलेंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर था, ठीक है। चरण कमल बंधव हरिराई में कौन सा अलंकार है? बताइए जरा, यहाँ पर क्या है? चरण कमल, चरण कमल भैया सीधा कह दिया है, चरण का कमल चरण कमल है, तो चरण कमल का अर्थ क्या निकलता है? चरण कमल का अर्थ निकलेगा, चरण का जो है कमल की तुलना की गई है चरण से, लेकिन एक सीधे माध्यम में, एक कोई भी आवश्यक यहाँ पर तत्व नहीं जोड़ा गया। श्लेष अलंकार तो किसी प्रकार से होगा ही नहीं, उपमा भी नहीं होगा, यमक अलंकार भी नहीं होगा। यमक क्या होता है? एक ही शब्द जब बार बार आ जाए, अर्थ अलग अलग हो तो वो यमक होता है। लेकिन यहाँ पर चरण की तुलना कमल से की गई है, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार। ऑप्शन नंबर बी। रूपक कहाँ होता है? कहाँ होता है? जब तुलना की जाए और तुलनात्मक वर्ड सामने आए। क्या है? चरण कमल, चरण सा कमल नहीं आया है, चरण जैसा कमल नहीं आया है, चरण कमल आया है, तो चरण कमल क्या हो जाएगा? ये रूपक अलंकार में आएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे 22वें प्रश्न के बारे में। 22वां प्रश्न क्या है? 22वां प्रश्न है आपसे, मूल विशेषण किसे कहा जाता है? मूल विशेषण किसे कहा जाता है? मूल विशेषण भाई साहब कहा जाता है, आपने अगर पढ़ा है, अविकारी विशेषण को मूल विशेषण कहा जाता है। कैसे? अगर एक देखेंगे, राम बहुत अच्छा लड़का है, ठीक है, तो राम बहुत खाता है। राम कितना खाता है? बहुत खाता है, तो खाने की विशेषता बहुत से बताई जा रही है, तो बहुत क्या हो गया? बहुत एक हो गया विशेषण शब्द, और बहुत कैसा विशेषण है? अविकारी विशेषण, एक अव्यय है,
ठीक है, अव्यय है तो विशेषण कैसे होते हैं, मूल जो विशेषण होते हैं वो अविकारी विशेषण होते हैं। ठीक है, मूल विशेषण किसे कहते हैं, अविकारी विशेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हम लोग अब चलेंगे 23वें प्रश्न पर। पानी जो है वो कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है, उभयलिंग है कि पुल्लिंग है, बताइए जरा। पानी जो है वो कहने और सुनने में पढ़ने में कैसा लगता है, स्त्रीलिंग लगता है, लेकिन पानी एक पुल्लिंग शब्द है। जरा प्रयोग करके देखना, पानी बह रहा है, ठीक है, पानी बह रहा है, किसी क्रिया के साथ मत लगाना, ठीक है, कोई कर्ता जब कार्य कर रहा हो। नहीं आप समझ रहे हैं कि पानी पी रहा है या पी रही है, तो यहाँ पर पी रही है के साथ स्त्रीलिंग हो गया, नहीं, किसी कर्म के साथ, किसी कर्ता के साथ नहीं जोड़ना है, उसका वास्तविक कर्म है, पानी बहता है, पानी बहती है नहीं होता है, पानी बहता है, तो क्या हो जाएगा। इस प्रकार से जब समझते हुए चलेंगे तो हमें समझ में आएगा एक पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग निर्वाह क्या होता है, निर्वाह में कौन सा प्रत्यय जो है यहाँ पर उपसर्ग लगाया गया, उपसर्ग पूछा गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या नी है, क्या नी है, क्या निर है, क्या निरी है। भैया निर्वाह में निर उपसर्ग है, क्या है, निर उपसर्ग है, निर। ठीक है, निर्वाह में निर उपसर्ग होता है। निर्वाह का अर्थ होता है खर्च करना या फिर व्यय करना। ठीक है, निर्वाह का मतलब व्यय करना होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग 25वें प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, मेरे को जाना है, मुझे जाना है, या फिर मैंने जाना है, या मुझको जाना है, क्या हो जाएगा आप बताइए। यहाँ पर कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध है, मैंने जाना है या मुझे जाना है या मुझको जाना है, कौन सा। भैया आप यहाँ पर देखेंगे कि मेरे को जाना कोई वाक्य नहीं होता, मैंने जाना है कोई वाक्य नहीं होता, तो आप इन दोनों में अब कंफर्म करिए कि कौन सा वाक्य सही होगा, कौन सा वाक्य गलत होगा। तो मुझे जाना है और मुझको जाना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मुझे जाना है, यहाँ मुझको जाना है, जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुझको। ठीक है, क्या हो जाएगा, मुझको जाना है, किसको जाना है, मुझको जाना है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रकार के वाक्यों में हमें सत्य चयन करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन को जरा देखिए। राम बालक को मिठाई देता है, कौन सी क्रिया है। भैया राम बालक को क्या देता है, मिठाई देता है। दो दो कर्म आए हैं, बालक और मिठाई आ गया, तो क्या हो जाएगा, द्विकर्मक यहाँ पर देखिए, और सी नंबर लगाते हुए चले आगे बढ़िए। सकर्मक होगा, सकर्मक नहीं होगा, सकर्मक नहीं होगा, यहाँ पर अकर्मक भी नहीं होगा क्योंकि कर्म आ गया साथ में, सकर्मक और अकर्मक यहाँ पर ये तीनों गलत हो जाएंगे। दो दो कर्म उपस्थित है, एक बालक और एक मिठाई कर्म का कार्य कर रहा है, तो राम बालक को मिठाई देता है, तो क्या हो जाएगा, द्विकर्मक क्रिया हो जाता है। ठीक है, द्विकर्मक क्रिया क्या होता है अब आप समझिएगा, मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 या फिर 27 के बारे में। किसके बारे में, 27 के बारे में। थोड़ा सा इंतजार और इसके बाद फिर हम अगले चरण पर चलते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 27 को देखिए जरा, क्या पूछा गया है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव भाई साहब क्या होता है, बताइए जरा दोस्तों, क्या होता है, रति होता है। रति का अर्थ क्या होता है, प्रेम होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक जब आप व्यवस्थित तरीके से पढ़ते हैं तो 1 मिनट का भी समय नहीं लगता है एक उत्तर का आंसर करने में, 1 सेकंड का भी समय नहीं लगता है। क्वेश्चन पढ़े, ऑप्शन देखिए और टिक कर दिए, बस इतना समय लगता है, परख झपकते आंसर आता है। ठीक है, और बात अगर करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में, तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, नहीं है पूछा गया है, इस बात को, प्रश्न को बहुत सावधानी के साथ पढ़ा करिए। ठीक है, क्या हो जाएगा, रजनी हो जाएगा, निशा हो जाएगा, पंकज हो जाएगा, या विभावरी। तो भैया रजनी भी निशा का, रजनी भी रात्रि का पर्यायवाची है, निशा भी है, विभावरी भी रात्रि को कहते हैं, बस पंकज नहीं कहते हैं। पंकज किसको कहते हैं, पंकज कहते हैं जो कीचड़ में जन्म लेता है, पंकज होता है कमल का पर्यायवाची। ठीक है, कमल का पर्यायवाची। ठीक है, अब हम लोग, पंक मतलब होता है कीचड़, पंक मतलब क्या होता है, कीचड़, और अज मतलब होता है जन्म लिया हुआ। कीचड़ में जो जन्म लेता है वो क्या हो गया, कमल हो गया। कहाँ खिलता है, कीचड़ में खिलता है। ठीक है, 29वां क्या हो जाएगा, कर्म कारक का सही उदाहरण बताइए। अब आपसे पूछा गया है कर्म कारक का उदाहरण। ठीक है, कारक क्या है, मैंने राधिका को वीणा सिखाई। अब जिसको कर्म के बारे में पता है वो अगला ऑप्शन नहीं पढ़ेगा और ए ऑप्शन पर टैप करते हुए आगे चलेगा, क्योंकि कर्म का एक कारक चिन्ह होता है। क्या होता है, कर्ता ने और कर्म को, कर्म का कारक चिन्ह क्या होता है, को होता है। तो को यहाँ पर आ गया, और किसी में को दिख रहा है, राधिका वीणा बजाना चाहती है, या फिर राधिका पुस्तक पढ़ती है, या फिर राधिका खेलने जा रही है, कहीं को नहीं आया। को चिन्ह जब आएगा तब जाकर के कर्म होगा, और कर्म हो गया है तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
कारक चिन्ह याद कर लेना, कारक चिन्ह याद कर लेना, बहुत ज्यादा आपकी महत्वपूर्ण है। जैसे आप देख रहे हैं कि कारक चिन्हों से प्रश्न पूछे गए हैं आपसे, मिलान में भी पूछा गया था, ठीक है, याद कर लेना। ठीक, प्रश्न नंबर 30, या प्रत्यय युक्त सही उदाहरण क्या है? या किस में जोड़ा गया है? अब ये बहुत साधारण सा पूछ लिया, खिलौना में तो आपको या प्रत्यय नहीं दिख रहा है। प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय क्या होता है? जो पीछे की ओर लगता है। तो पीछे की ओर जरा देखिए, खिलौना में है, नहीं है, कटैया में है, क्या चिरौरी में है, या खटिया में है? तो खटिया तो एक प्रॉपर शब्द होता है, खटिया तो एक घटिया, अच्छा घटिया है, तो यहाँ पर तो ये होता है क्या, एक प्रॉपर शब्द होता है। और अच्छा ये कटैया है, तो कटैया में क्या ईया प्रत्यय है? क्या ईया प्रत्यय है? और खटिया में जरूर ईया प्रत्यय आएगा, ठीक है, घटिया में जो है, घटिया में जो है ईया प्रत्यय आएगा, ठीक है, ये ठीक है, घटिया में ईया प्रत्यय आएगा, ईया, ठीक है। यहाँ पर अय्या लिखा गया है, कटैया लिखा गया है, तो यहाँ पर क्या होगा, कटैया की जगह घटिया में ईया में जोड़ा गया है, तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब 31 में अर्थ शब्द की, भैया अर्थ शब्द की प्रयुक्ति किस संदर्भ में नहीं होती है? अर्थ शब्द की प्रयुक्ति किस संदर्भ में नहीं होती है बताएंगे भैया? क्या अधिक में नहीं होती है? क्या अभिप्राय में नहीं होती? क्या अभिप्रेत में नहीं होती? क्या आपके संपत्ति मूल्य में नहीं होती है? तो भैया संपत्ति का मतलब भी आर्थिक होता है, अर्थ से होता है। अभिप्राय का मतलब भी होता है, क्या निष्कर्ष निकला है, अर्थ निकला है। अभिप्रेत भी वही होता है। यहाँ अधिक का संबंध यहाँ पर अर्थ से किसी प्रकार से संबंधित नहीं है, तो क्या ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? बताइए कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? सोना है, चांदी है, रोटी है और मिट्टी है। कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? नहीं है पूछा गया। आपका चांदी है, रोटी है और मिट्टी है, तीनों स्त्रीलिंग शब्द हैं आपके यहाँ पर, जो पुल्लिंग शब्द नहीं है। अच्छा, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? क्या पूछा गया है? कौन सा शब्द? यहाँ पर तो तीनों स्त्रीलिंग आ रहे हैं, तीनों स्त्रीलिंग आ रहे हैं। चांदी, चांदी भी आपका जो है स्त्रीलिंग होता है। आपका रोटी भी जो है आपकी यहाँ पर होती है, और मिट्टी भी आपका, सोना जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? सोना जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सोना इसका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इनमें से बाकी के तीनों जो है वो चांदी हो, क्या होते हैं? बी, सी और डी। भैया इसमें गलत पूछा गया है, ठीक है, इसमें गलत पूछा गया है। ये जो है विकल्प गलत पूछे गए। इसमें आपको क्या है, आपसे इस प्रकार से, जैसे आप यहाँ पर मिलान के जो ऑप्शन देखते हैं उस प्रकार से प्रश्न पूछना था, यहाँ पर गलत हो गया है। कौन सा पुल्लिंग नहीं है? यहाँ पर तो तीनों आ गए, बी, सी और डी, ठीक है। इसमें गलत पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कभी सही नहीं होगा, ठीक है, गलत हो जाएगा। यहाँ पर ये गलत पूछा गया है, गलत आपका क्वेश्चन रखा गया है, ऑप्शन गलत पूछे गए। बी, सी, डी तीनों तो स्त्रीलिंग आ रहे हैं, तीनों तो आ रहे हैं, क्या ऑप्शन लगाएंगे? ठीक है, ये गलत हो गया, ठीक। अब आपसे पूछा गया है 33वां प्रश्न, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिका उकाय बौराय जग और नर ये पाए बौ। भैया आपसे दोहे में अलंकार पूछा गया है। मुझे नहीं लगता कि यमक अलंकार का इससे सरल उदाहरण कोई होता होगा। आपको मैंने बता दिया है, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। कनक कनकते, इस कनक का अर्थ क्या होता है? आपका स्वर्ण होता है, अर्थात सोना होता है। स्वर्ण का अर्थ यहाँ पर होता है धन से संबंधित, संपत्ति से संबंधित। और इस कनक का अर्थ होता है धतूरा, ठीक है। अब धतूरा खाने से पागलपन आ जाता है, और जो है अत्यधिक धन, अत्यधिक जो है लाभ आने से क्या होता है? अत्यधिक पैसा आने से व्यक्ति पागल हो जाता है, या फिर उसको मद हो जाता है, अहंकार हो जाता है, ठीक है, और वो पागल हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर मतलब होता है, एक चीज को खाने से आदमी पागल होता है, और एक चीज को मिल जाने से, पा लेने से आदमी पागल हो जाता है, ठीक है। तो यमक अलंकार का बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। आप यहाँ पर तीनों को नहीं देखेंगे, तीनों गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर बात अगले प्रश्न के बारे में करेंगे। अगले प्रश्न के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्या आएगा अगला प्रश्न? जरा देखिए, 34वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, सदैव में कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है? बताइए, सदैव में कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है? क्या यण संधि है, क्या दीर्घ संधि है, क्या व्यंजन संधि है, या फिर वृद्धि संधि है? तो भैया वृद्धि संधि है। किस प्रकार से है, जब स्पष्टीकरण देखिए, स्पष्टीकरण देखिए। आपको एक ट्रिक बता देते हैं, जहां पर ऐसी मात्राएं दिख जाए, ऐसी, ठीक है, ऐसी मात्राएं, ठीक है, तो वहां पर वृद्धि संधि आंख बंद करके लगा देना, ठीक। आंख बंद करके आप, चाहे अ मिल जाए, चाहे ऐसे अय मिल जाए, तो ये क्या होता है? वृद्धि संधि में आते हैं, ये चिन्ह होते हैं वृद्धि संधि के, ठीक है। तो यहाँ पर
करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे 35वें प्रश्न के बारे में। तो सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। क्या हो जाएगा, शब्द का विलोम देखना है। अब विलोम शब्द देखिए किस प्रकार से पूछे गए हैं। शुष्क मतलब होता है सूखा या रूखा जिसको कहते हैं, शुष्क का अर्ध हो जाएगा, अर्ध का मतलब होता है नम या नमी। ठीक है, और शाश्वत हो गया, खंडन हो गया। शाश्वत का क्या होता है, शाश्वत का होता है क्षणिक, 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 शाश्वत का मतलब क्षणिक होता है। ठीक है, विलोम होता है, ये विलोम आपको बता रहा हूं। खंडन का मंडन हो जाता है, ओजस्वी का निस्तेज हो जाता है, निस्तेज हो जाता है। ठीक है, जिसमें ओज नहीं होता है। ठीक है, तो भैया क्या हो जाएगा, दूसरे यहाँ पर पहले का तीसरा और दूसरे का चौथा। देखिए पहले का तीसरा और दूसरे का चौथा, देखिए जरा, पहले का तीसरा और चौथा, ये दोनों में दिख रहा है, ये दोनों में दिख रहा है, ये दोनों तो गलत हो गए, ये दोनों गलत हो गए। अब हम लोगों को इसमें से छांटना है। ठीक है, और तीसरे का पहला देखने को किसमें मिला, तीसरे का पहला किसमें है, तीसरे का पहला इस वाले में है। ठीक है, तीसरे का पहला सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसके बाद अगले प्रश्न पर चर्चा करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है। 36 नंबर प्रश्न देखिए, 36 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है, जरा देखिए एक बार। 36 नंबर में आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्यय नहीं है, कौन सा शब्द अव्यय नहीं है, बताइए जरा। अब जब तब यहाँ पर इन तीनों को देखेंगे, इन तीनों को देखेंगे, ये तीनों शब्द अव्यय हैं, अव्यय हैं। अव्यय का मतलब अविकारी शब्द हैं, जिसमें अव्यय का अविकारी शब्द क्या होता है, अविकारी शब्द वे होते हैं जिसमें लिंग रूप वचन के अनुसार क्या होता है, लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है। अब जब और कब, यहाँ पर देखिए अब हो गया, अब हो गया, जब हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तब हो गया। इन तीनों में लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है, तो ये तीनों अव्यय हो गए। बचा एक डी नंबर, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यही तो अव्यय नहीं है, अव्यय नहीं है पूछा गया था, तो नूतन शब्द जो है वो अव्यय नहीं है, इसमें परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, चलिए 37वां प्रश्न देखिए, कथन से पूछा गया है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। सत्य बात है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, एकदम सत्य बात है। शब्द रचना में संधियां उसी तरह सहायक हैं जैसे उपसर्ग, प्रत्यय और समास। ठीक है, तो एकदम सत्य बात है, एकदम सत्य बात है, एकदम सही बात है। ठीक है, तो दोनों वचन यहाँ पर सत्य हो जाएंगे और ऑप्शन नंबर 1 को सही करते हुए हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे, अपना अगला प्रश्न देखेंगे। अगला आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पर 38 नंबर प्रश्न में आपसे फिर से मिलान पूछा गया है और विलोम पूछे गए हैं। ठीक है, तो क्या संयोग पूछा गया है, तो संयोग का क्या होता है, वियोग होता है। न्यून का क्या होता है, न्यून का आपका हो जाएगा अधिक हो जाएगा। न्यून मतलब होता है कमी, न्यून मतलब होता है कम, है ना, कम होता है तो अधिक हो जाएगा। और क्या है ये, सामीय। ठीक है, सामीय पूछा गया है, सामीय का क्या होगा, यहाँ पर सामीप का हो जाएगा निरामीय। ठीक है, निरामीय। और राजा का हो जाएगा रंग। ठीक है, तो यहाँ पर सी का जो है, यहाँ स्पष्टता समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, आपको अगर दिख रहा है तो क्या हो जाएगा, अच्छा सामीय पूछा गया, एकदम सही है। ठीक है, तो सामीय का निरामीय होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहले का चौथा है और दूसरे का तीसरा। जरा देखिए, पहले का चौथा और दूसरे का तीसरा इन दोनों में है, ये दोनों तो अपने आप ही गलत हो गए, बचा ये दो, तो इनमें से हम लोग देख ही लेंगे। तीसरे को देख के, तीसरे का पहला सही है, तीसरे का पहला, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया मैंने कैसे देखा, मैंने देखा कि यहाँ पर पहला दूसरा किस में मिल रहा है, तो पहला दूसरा दो में सेम आ रहा, तो मैंने इन दोनों को हटा दिया, इन दोनों को हटा दिया, इनसे हमें मतलब ही नहीं है। अब हम लोग इन दोनों में देखेंगे, तीसरे ऑप्शन को मिलाएंगे। तीसरा पहले से मिल रहा है तो यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ तो दूसरा हो गया, पहला वाला गलत हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 39वां नंबर प्रश्न से पूछा गया है, क्या 39वां नंबर प्रश्न पूछा गया है, द्विज का अनेकार्थी कौन सा शब्द नहीं है। द्विज मतलब आपसे 2024 में बिल्कुल एकदम सेम प्रश्न आपसे पूछा गया था, अगर आपको याद हो। ठीक है, द्विज का मतलब होता है दो बार जन्म लेने वाला। ठीक है, 2 बार जन्म लेने वाला। ठीक है, चलिए, द्विज का मतलब पक्षी हो गया, पक्षी आपका 2 बार जन्म लेता है, एक बार अंडे में आता है और एक बार अंडे से बाहर आता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, द्विज आपका यहाँ पर पक्षी क्या द्विज माना जाता है। विदेह जो होता है, विदेह जरूर आपका द्विज नहीं माना जाता, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ब्राह्मण, अच्छा ब्राह्मण किस प्रकार से, जब आप समझेंगे ब्राह्मण में थोड़ा सा डाउट हो जाएगा, ब्राह्मण किस प्रकार से द्विज नहीं होता है, तो ब्राह्मण इस प्रकार से द्विज होता है, द्विज होता है ब्राह्मण।
कि भैया जब वो बचपन से लेकर के अभी तक मतलब युवा अवस्था तक आता है, इसके बाद जब उसका उपनयन संस्कार होता है, उपनयन का मतलब होता है जब उसका शिखा जो है मनन होता है और वो जो है किसी प्रकार का जो है सांस्कृतिक गतिविधियों में आता है, इसके बाद क्या करता है, उसका वो दूसरा जन्म माना जाता है, उसका फिर दूसरा जन्म और वो पूज्य के रूप में सामने आता है। ठीक है, तो भैया इस प्रकार से ब्राह्मण का भी दो जन्म मान लिया जाता है। कब? एक बार जब वो आपका बचपन से लेकर के युवावस्था तक जाता है, इसके बाद जब उसका उपनयन संस्कार हो जाता है। ठीक है, ये आपका देखेंगे तो आपका जब इसमें जनेऊ वगैरह धारण करते हैं वो लोग, है ना, एक बार शिखा को जो है बांधते हैं, शिखा मतलब होती है चोटी, तो भैया इस प्रकार के जब संस्कार हो जाते हैं तो उनका दूसरा जन्म एक बार मान लिया जाता है। ठीक है, चलिए, और दांत का तो मैंने आपको बताया है, तो जो आपका दूध का दांत होता है और फिर स्थायी दांत आपका जन्म लेता है जब दूध का दांत गिर जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विदेह, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, 40 नंबर प्रश्न के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं। जरा देखिएगा क्या हो जाएगा भैया। आपसे पूछा गया है मिलान। ठीक है, आपसे पूछा गया है मिलान, आपसे पूछा गया है मिलान, बताइए, आपसे पूछा गया है मिलान। प्रेमचंद की रचना बताइए, प्रेमचंद की आंख बंद करके गोदान में लगाइए, उपन्यास है। ठीक है, फणीश्वर रेणु का मैला आंचल है, एकदम सही बात है। यशपाल की दिव्या है और मन्नू भंडारी की महामूंज है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले का दूसरा और दूसरे का पहला, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, इन दोनों में आ रहा है, ये दोनों गलत हो गए। ठीक है, एलिमिनेट कर दिए। दूसरा और चौथा में करना है, तीसरा वाला देखिए, तीसरे का चौथा किसमें सही है, इसमें नहीं है। तीसरे का चौथा सही है क्या, तीसरे का चौथा इसमें सही नहीं है, तो ये डी वाला गलत हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दूसरे चौथे का तीसरा और चौथे का तीसरा ये आ रहा है। ठीक है, इस प्रकार से हमें एलिमिनेशन मेथड से अपना सॉल्यूशन कर लेना है। चलिए, कोई बात नहीं, हम लोग बात अब करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। बहुत अच्छा सवाल आपसे पूछा गया। ठीक है, कितने सरल तो आपसे सवाल पूछे गए हैं नरम से। ठीक है, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है बताइए। क्या सांप, विस्मय और हरिद्रा और धृष्ट, क्या है धृष्ट, क्या होता है भैया। आपसे यहाँ पर सांप को देखेंगे तो सबसे पहले तो तत्सम शब्द की परिभाषा जान लो। तत्सम शब्द क्या होता है, जो शब्द संस्कृत भाषा के हैं और जो के तो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने लगे हैं वो होते हैं तत्सम शब्द। ठीक है, अब संस्कृत भाषा में है हरिद्रा, क्या होता है, हरिद्रा कहते हैं हल्दी को। ठीक है, हरिद्रा हल्दी को कहते हैं। ठीक है, विस्मय क्या होता है, विस्मय कहते हैं आश्चर्य को। ठीक है, आश्चर्य को। धृष्ट क्या होता है, धृष्ट का मतलब होता है धीरज। ठीक है, धीरज। सांप जो है वो हिंदी भाषा का शब्द है। सर्प होता है, अगर सर्प यहाँ पर लिखा होता तो वो भी आपका तत्सम शब्द मान लिया जाता। ठीक है, लेकिन तत्सम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे 42 मतलब 42 नंबर प्रश्न के बारे में। 13 और 11 की मात्राओं के साथ 4 चरण के छंद को क्या कहा जाता है। तो आपको यहाँ पर याद रखना चाहिए, जब 13 और 11 की बात की जाए तो आपके दिमाग में सिर्फ दो चीजें आनी चाहिए, दोहा और सोठा। दोहा और सोठा क्या होता है, आपने जस्ट भी उल्टे होते हैं, विपरीत होते हैं। कैसे होते हैं, विपरीत होते हैं, ठीक विपरीत होते हैं। तो 13 और 11 का जब वर्णन किया जाए तो एक बार दोहे को लगाना। ठीक है, और 11 और 13 का वर्णन किया जाए तब सोठा होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी दोहा सही हो जाएगा। ठीक है, दोहा सही हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, अब हम लोग बात करेंगे जरा 43 नंबर क्वेश्चन के बारे में। व्यावसायिक पत्र में संबोधन की सही प्रयुक्ति का चयन करिए। क्या हम लोग आदरणीय लिखते हैं संबोधन के लिए, क्या हम लोग प्रिय लिखते हैं, क्या परम पूज्य लिखते हैं, तीनों गलत हो जाएगा। हम लोग महोदय और महोदया लिखते हैं जब किसी कार्यालय का पत्र लिखते हैं। महोदय विनम्र निवेदन है कि ऐसा ऐसा हो गया है। ठीक है, महोदय हम लोग लिखते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। ठीक है, आप हमें बताते हुए चलेंगे, अंत में
आपसे यहाँ पर एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि आप जब भी इसका यहाँ पर सॉल्यूशन देखेंगे तो हमारे साथ सॉल्व करते हुए चल रहे हैं, तो आपने ये जरूर बताना है अंत में कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कि आप कितने प्रश्नों का जवाब अपने मन से सही कर पाए हैं। ठीक है, ये आपसे मुझे आशा है, मैं इंतजार करूंगा आपके जवाब का। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा आपके जवाब को, आपको यहाँ पर बताना जरूर है। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है हाथ साफ करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बताइए, हाथ साफ करना क्या होता है? शीघ्र भाग जाना बिल्कुल नहीं होता है। टाल मटोल करना ये क्या होता है? गलत बात है। संदेह करना भी नहीं होता है। कुछ चुरा लेना कहा जाता है ना, उसने मेरे यहाँ हाथ साफ कर लिया, हाथ साफ कर लिया मतलब चोरी कर ली। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हम लोग अगले प्रश्न पर चलेंगे। ठीक है, 44 नंबर के बाद हम लोग बात करेंगे 45 नंबर पर। 45 नंबर देखिए, शोध करने वाला क्या कहलाता है? शोध करने वाला क्या कहलाता है? बताइए। विद्यार्थी होता है, गलत बात है, वो तो विद्या अध्ययन करने वाला होता है। छात्र भी नहीं होता है, रचनाकार भी नहीं होता है, शोधार्थी होता है। बी हम यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और 46वें नंबर प्रश्न पर हम लोग इसी प्रकार से चल जाएंगे। ठीक है, क्या होगा? नीचे दिए गए कथन का जरा स्पष्ट रूप से यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, देखेंगे। चलिए, पूछा क्या गया है आपसे नीचे दिए गए कथन के हिसाब से, तो बताइए। सामासिक शब्दों का संबंध व्यक्त कर दिखाने की रीति को विग्रह कहते हैं। एकदम सही बात है। ठीक है, विग्रह किसको कहते हैं? सामासिक शब्द का यहाँ पर व्यक्त करना, अलग अलग भागों में दिखा देना, उनका विग्रह कहलाता है। एकदम सही बात है। और दूसरा, धन संपन्न समास विग्रह करने पर क्या होगा? धन से संपन्न। बिल्कुल सही बात है, धन से संपन्न हो जाएगा। और यहाँ पर ये समास विग्रह बिल्कुल सही है। ठीक है, तो कथन 1 और 2 दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर पूछा गया है विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? अब बताइए, विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? क्या यहाँ कोई ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है? आप देखेंगे कि यहाँ तो कोई ऑप्शन करेक्ट दिख ही नहीं रहा है, तो यहाँ 47वां प्रश्न जो है वो भी गलत पूछा गया था। ठीक है, आपका ऑप्शन नहीं था, तो इसका कोई भी आपको मार्क करना है। अगर कर देंगे तो इसका तो मुफ्त में आपको मार्क मिल जाएगा, नंबर मिलेगा, 5 नंबर आपको मिलेगा फ्री का। ठीक है, अगर कोई यहाँ पर प्रश्न गलत होता है तब, समझे बात को। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाता है गलत। ठीक है, ये गलत हो जाता है। चलिए, जब ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पर सही। अब हम लोग बात करेंगे 48वें नंबर प्रश्न के बारे में। 48वें नंबर प्रश्न के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक, मिलान पूछा गया है शब्द और पर्यायवाची का। चलिए बताएंगे। ठीक है, और यहाँ पर दया का क्या होता है? दया का मतलब होता है पर्यायवाची अनुग्रह करना, विनती करना, निवेदन करना। ठीक है, क्या होता है? अनुग्रह, अनुग्रहित करना। ठीक है, दया करना। इसके बाद दूध का क्या होता है? एक क्षीर कहते हैं। ठीक है, दूध को क्षीर कहते हैं। ठीक है, और धन का हो जाएगा नर। क्या? नर का तो मनुज हो जाएगा। धन क्या हो जाएगा? एक द्रव्य हो जाएगा। धन क्या होता है? पदार्थ होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? एक पदार्थ हो जाएगा। ठीक है, पर्यायवाची बताना था। ठीक है, एक पर्यायवाची बताना। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे कौन सा पहले का दूसरा और दूसरे का पहला सही है। पहले का दूसरा और दूसरे का पहला सही है, तो यहाँ ये दोनों तो गलत ही हो जाएंगे। ये वाला बचा और ये वाला बचा। ठीक है, अब तीसरे का देखिए, तीसरे का तीसरा किसमें है? तीसरे का तीसरा पहले वाले में है, तो डी वाला भी गलत और ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, इसी प्रकार से हमने 48 प्रश्नों का जवाब सही कर लिया है। अब हम लोग चलेंगे 49वें प्रश्न पर। 49वां प्रश्न हमारे सामने क्या आता है? 49वां प्रश्न आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? चलिए ठीक है, कौन सा शब्द तद्भव है? बताइए जरा, तद्भव क्या होता है? जो शब्द संस्कृत भाषा के होते हैं परंतु उनमें परिवर्तन कर देने के बाद उनको हिंदी भाषा में प्रयुक्त किया जाता है। वो जो कि क्यों आपके हिंदी भाषा में प्रयोग नहीं होते हैं, लेकिन तत्सम शब्द क्या होते हैं? वो संस्कृत भाषा में भी वैसे ही प्रयोग होते हैं जैसे हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो तद्भव बताना है आपको, कौन सा शब्द यहाँ पर तद्भव है। तो यहाँ पर देखिए, प्रेमी जो है वो प्रेम एक संस्कृत शब्द आता है, प्रेम जो है संस्कृत शब्द आता है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ससुर हो जाएगा। ठीक है, ससुर हो जाएगा, ये भी आपका संस्कृत शब्द आता है। ठीक है, गोधूम आपका संस्कृत शब्द आता है। हल्दी जो है उसको हरिद्रा कहा जाता है। ठीक है, हरिद्रा आपने अभी पहले पढ़ा, हरिद्रा कहा जाता है। और ये तो हल्दी लिखा हुआ है, हिंदी शब्द लिखा गया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कि तद्भव पूछा गया था। ठीक है, तद्भव क्या हो जाएगा? ए। 50वां देखिए, यहाँ पर मिलान पूछा गया है समास के बारे में। ठीक है, तो आपसे जब पूछा जाए
भैया जब समास पूछा जाए सूची नंबर 2 से मिलान करते हुए चलना, ठीक है। सूची नंबर 2 से यथाविधि क्या हो जाएगा, एक यथा यहाँ पर अव्यय शब्द लगाया गया है, यथा, ठीक है। यथा विधि क्या हो जाएगा, विधि के आगे एक यथा लगाया गया है, तो जब अव्यय शब्द आगे लग जाए तो ये अव्ययी भाव समास हो जाता है। क्या हो जाता है, अव्ययी भाव समास हो जाता है। अब दाल भात क्या होता है, दाल भात जब होता है, दाल और भात के बारे में बात किया जाए तो और लग जाए तो द्वंद्व समास हो जाता है, और लग जाए तो द्वंद्व समास हो जाता है, ठीक। चलिए तत्पुरुष समास, लंबोदर, लंबोदर क्या होगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। लंबोदर लंबा है जिसका उदर, ठीक है, नीला है जिसका कंठ, दस है जिसके सर, दशानन लंबोदर। चक्रधारी, चक्र है जिसके हाथ में, ठीक है, चक्र धारण करने वाले, ठीक है, यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब बहुब्रीहि समास, यहाँ पर देखिए नवरात्रि जो है भाई साहब, यहाँ पर ये भी सवाल गलत है। कितना सवाल 2023 में आप देख रहे हैं कि आपका 3 सवाल तो गलत हो ही गया, तो ये भी आपका रॉन्ग है। ऑप्शन नहीं मिलेगा, ऑप्शन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि नवरात्रि जो है वो नव की बात कर दी है। यहाँ नव जो है वो संख्या है, नव जो है वो संख्या है, क्या है, एक संख्या है। और आपको पता होगा कि संख्या जब एक शब्द में आ जाती है और समास का पूछा जाता है, द्विगु समास के अलावा कोई भी समास नहीं होता है। कौन सा होता है, द्विगु समास होता है। और यहाँ पर तो बहुब्रीहि दिया गया है, तो ये प्रश्न ही गलत हो जाएगा, ऑप्शन देखने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पर द्विगु लिखा होता तो हम लोग यहाँ चौथे इसको इसी से मिला देते, ठीक है, इसी से मिला देते। चलिए अब मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको सभी प्रश्नों के एकदम सही बिल्कुल जवाब मिल गए होंगे, और मुझे आशा यही है कि आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर अपने एक एवरेज को बताएंगे कि आपने कुल कितने सवालों का सही हल किया है, कुल कितने सवालों का सही हल आपने किया है। तो आप जब ये बात हमें बता देंगे तो हमें अंदर से बहुत ज्यादा प्रसन्नता महसूस होगी, ठीक है। हम इंतजार करेंगे, आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, ऐसे ही पढ़ाई करते रहे। आपके सामने बहुत जल्द 2022 का हिंदी का पेपर हम आपके लिए लेकर के आएंगे, पूरा एनालिसिस करते हुए, ठीक है। इसी प्रकार से इंतजार करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन वीडियो का आप तक जल्द से जल्द पहुंचे, ठीक है। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।